हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स पॉइंट पर। यहाँ पर अपन 11th और 12th क्लास की फिजिक्स को डिस्कस करते हैं। आज के लेक्चर में अपन 12th क्लास के चैप्टर नंबर 2 के गाउस नियम पर अध्ययन करेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच जाए। आज का अपना टॉपिक है गाउस लॉ यानी गाउस का नियम। तो गाउस लॉ नियम पढ़ने से पहले आपको इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का अपन एक प्रीवियस वीडियो इससे पहले बनाया, आप इसे एक बार दोबारा देखना। थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स में आपको बता देता हूँ। और जैसे 3D स्पेस में अपने पास में ये कोई एक पृष्ठ हो गया और इस पृष्ठ का एक छोटा सा अल्फांस अपन लें तो ये इसका छोटा सा अल्फांस एरिया ये हो गया। इस पर यदि अपन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन प्रदर्शित करें तो 3D स्पेस में एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड की ओर। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। इसका छोटा सा अल्फांस लिया है तो उसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, ds। और एक इलेक्ट्रिकल और विद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार से थीटा एंगल पर इस प्रकार से निकल रही है। ये जो डायरेक्शन है वो किसकी आ रही है, ई वेक्टर की। और इनके मध्य जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। अब यहाँ से अपन फ्लक्स ज्ञात करें तो प्रीवियस वीडियो में अपन ने फ्लक्स पढ़ रखा है। फाई बराबर क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। जहाँ ये जो थीटा बन रहा है एंगल वो ई एंड डी ए वेक्टर के मध्य बन रहा है। तो यहाँ से अपन छोटा सा अल्फांस क्षेत्रफल ले रहे हैं तो उसके लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई। पूरे पृष्ठ के लिए फाई ले रहे हैं अपन, यहाँ पर छोटा सा अल्फांस ले रहे हैं तो उसके लिए छोटा फ्लक्स हो जाएगा डी फाई बराबर ई। और एरिया जो होगा वो अल्फांस हो गया डी ए और कॉस थीटा। अब इसमें अपन ने पढ़ रखा है 11th में आपने पढ़ रखा है कॉस थीटा आ रहा है। इसका मतलब है कि ई और डी ए डॉट डी ए वेक्टर आ जाएगा। ये इसके छोटे से अल्फांस भाग का फ्लक्स है। अब यहाँ पर और यदि अल्फांस फ्लक्स लेंगे, जितने छोटे छोटे अल्फांस फ्लक्स लेंगे, अल्फांस क्षेत्रफल लेंगे, सबके लिए फ्लक्स का मान ये आएगा। तो पूरे फ्लक्स का, पूरे पृष्ठ के लिए जो फ्लक्स ज्ञात करेंगे वो छोटे छोटे फ्लक्स का क्या कर देंगे, योग कर देंगे। और छोटे छोटे फ्लक्स का योग करने का मतलब क्या बन गया, डी फाई का योग किया। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, फाई बराबर ई डी फाई का मान कितना है, ई सदिश डॉट डी ए सदिश। तो फाई बराबर ई, यहाँ पर सब जगह कांस्टेंट है तो ई और इंटीग्रेशन के अंदर क्या रह गया, डी ए सदिश। तो फाई बराबर क्या आ गया, ई सदिश डॉट ए सदिश। ये फ्लक्स हो गया। इस फ्लक्स की जानकारी गाउस लॉ में आवश्यक है। तो इस प्रकार से विद्युत फ्लक्स का मान आ गया। अब अपना जो टॉपिक है वो गाउस नियम है, गाउस लॉ है। गाउस लॉ क्या कहता है कि द नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स through a closed surface is 1/epsilon times the net charge enclosed by the closed surface। ये हो गया गाउस लॉ। द नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस का मतलब हो गया 3D, कोई डिब्बे में बंद सरफेस। जैसे
घन हो गया, सिलेंडर हो गया, उनके लिए क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम द नेट चार्ज इंक्लूड बाय द क्लोज सरफेस। अर्थात इसको अपन हिंदी में कहें तो किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, उसे अपन क्या कहेंगे, फाई, नेट फ्लक्स। बंद पृष्ठ पर कुल आवेश, कोई बंद पृष्ठ है, उसमें बंद पृष्ठ पर कुल आवेश अपन Q मान लेंगे, तो Q और 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। ये गाउस लॉ हो जाएगा। यानी किसी प्रकार से कोई इंटीग्रेशन नहीं करना है। गाउस लॉ ने सिर्फ इतना कहा कि किसी बंद पृष्ठ के भीतर कोई कुल आवेश है तो वहां से जो फ्लक्स निकलेगा वो Q/ε से नोट हो जाएगा। कोई इंटीग्रेशन नहीं करना है यहाँ पर, बस इतनी सी बात में खत्म हो गया। फ्लक्स ज्ञात करना है, सिर्फ इतना ध्यान रखिए आप कि बंद पृष्ठ है, खुला सरफेस नहीं होना चाहिए, बंद पृष्ठ है और उसके भीतर यदि Q आवेश है तो गाउस लॉ के अनुसार Q/ε0 अपन ज्ञात कर सकते हैं। सिर्फ ये यहां पर क्या होगा, क्लोज सरफेस, जो फाई होगा वो क्लोज्ड सरफेस, और ये जो Q होगा वो नेट चार्ज इनसाइड, नेट जो चार्ज होगा वो इनसाइड, यानी ये जो Q होगा वो उस पृष्ठ के क्या होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। सिर्फ यहां से ये गाउस लॉ पूरा हो जाएगा। तो बराबर में ये भी लिख सकते हैं, E वेक्टर डॉट DA वेक्टर क्लोज नहीं है तो क्लोज के लिए यहां पर ये गोला लगा देंगे। भाई फाई की वैल्यू ये भी तो होती है ना, फाई बराबर वैल्यू ये भी तो हो रही है ना इसकी है, तो इस पूरे समीकरण को ये लिख सकते हैं, ये गाउस थ्योरम बन गई है। उस लॉ को अपन प्रूव करते हैं, एक फील से अपन इसको डेरिवेशन देते हैं। हालांकि गाउस लॉ का कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन अपन फील कर सकते हैं। जैसे ये यहां पर एक स्फीयर है, इस बिंदु पर यहां अपन ने कोई Q पॉइंट चार्ज रखा और ये यहां पर एक स्फीयर बनाते हैं। ये स्फीयर हो गया, स्फीयर 3D होता है, क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस। फील लाते हैं ये बात। मैथ्स क्या कहती है, फ्लक्स क्या होता है, मैथ्स के अकॉर्डिंग फ्लक्स होता है इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस E वेक्टर DA। ये मैथ कहती है। मैथ के अनुसार इसका जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस E वेक्टर DA वेक्टर, इनके गुणनफल के बराबर। यहां से अपन निकालते हैं तो ये जैसे एक स्फीयर हो गया, 3D क्लोज सरफेस हो गया, और यहां से ये यहां पर पॉइंट चार्ज है और यहाँ इस स्फीयर का एक छोटा सा अल्फांस अपन यहाँ से लेते हैं तो इसका एरिया वेक्टर क्या हो गया, DA। इसका एरिया वेक्टर क्या हो गया, DA। और सेंटर से यदि अपन इसकी डायरेक्शन निकालें तो इसके सेंटर से इसकी जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड इस प्रकार से होगी। तो ये किसकी डायरेक्शन हो गई, DA की। अब ये यहाँ पर Q चार्ज है और यहाँ इसी पॉइंट पर यदि अपन इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालें तो देखिए ये यहाँ पर प्लस Q चार्ज है और इस बिंदु पर इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पर प्लस चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रिकल जो फील्ड होगा वो इस बिंदु पर अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, यानी इस आवेश से दूर की ओर इसी प्रकार से होगा। ये किसकी डायरेक्शन हो गई, इलेक्ट्रिकल फील्ड की, इस आवेश के कारण। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर E और DA दोनों परस्पर एक ही दिशा में है, तो थीटा एंगल इनके लिए कितना हो गया, 0 डिग्री। इसी प्रकार से अपन मान लो कि जैसे यहाँ पर एक एरिया वेक्टर की बात करें अल्फांस का, तो इस सेंटर से इसका अल्फांस का जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड इस प्रकार से होगा, DA। और यदि इस बिंदु पर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालें तो क्या वो इलेक्ट्रिकल फील्ड इसके बराबर होगा,
ये इसकी रेडियस है r, इसकी रेडियस भी, यह भी डिस्टेंस है वो रेडियस r के बराबर होगी। तो पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है। तो इस पॉइंट चार्ज से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो r है, तो यहाँ की डिस्टेंस भी तो कितनी है, r होगी। तो इसका मतलब हो गया कि इस बिंदु पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा उसका मान इस इलेक्ट्रिकल फील्ड के बराबर ही होगा, और इस आवेश से दूर की ओर E की दिशा भी इसी प्रकार से होगी। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी जो थीटा एंगल है वो कितने डिग्री का हो गया, 0 डिग्री का। इसी प्रकार से जैसे मान लो कि यहाँ पर अपन एक अल्फांश क्षेत्रफल और लें और इस सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है वो रेडियस r के बराबर, तो यहाँ से जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड dA वेक्टर इस प्रकार से होगा। और इन बिंदु पर जैसा इलेक्ट्रिकल फील्ड आया तो इसी पॉइंट चार्ज के कारण इस बिंदु पर भी इलेक्ट्रिकल फील्ड इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर भी थीटा कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का होगा। यानी पूरे स्पेस के यदि अपन ऐसे छोटे छोटे असंख्य भाग यदि अपन इस प्रकार से ले लें तो प्रत्येक के लिए इलेक्ट्रिकल फ्लक्स किस प्रकार से होगा, डीए वेक्टर की दिशा और इलेक्ट्रिकल फील्ड इसी प्रकार से होगा। आप यहाँ पर ले लीजिए, इस बिंदु पर लेंगे तो यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस है वो रेडियस r के बराबर होगी। तो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होगा वो एरिया वेक्टर इस प्रकार से होगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो ये dA वेक्टर। और इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पर जो E वेक्टर होगा वो भी इसी प्रकार से होगा। तो थीटा एंगल यहाँ पर भी कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। अब यहाँ से अपन फील करते हैं गाउस लॉ को। तो यहाँ प्रत्येक पृष्ठ से आप इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकालिए। प्रत्येक फ्लक्स से इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या होगा, अपन I बराबर EA कोस थीटा। लेकिन अपन यहाँ पर इस छोटे अल्फांश के लिए बात करें तो छोटे अल्फांश के लिए फाई के स्थान पे अपन क्या लेंगे, डी फाई। तो इसका मान क्या बनेगा, E। जब छोटे अल्फांश के लिए डी फाई ज्ञात कर रहे हैं तो एरिया वेक्टर यहाँ पर छोटे से अल्फांश का होगा जो DA और कोस थीटा। और यहाँ पर थीटा कितने डिग्री का बनता है, 0 डिग्री का। तो यहाँ से फिर ये मान कितना आएगा, EDA और कोस 0 डिग्री। तो डी फाई का मान कितना आएगा, EDA। अब यहाँ से निकालेंगे तो इसके लिए भी डी फाई का मान कितना होगा, EDA। इस छोटे से अल्फांश के लिए निकालो, इसके लिए भी डी फाई कितना होगा, EDA। यानी प्रत्येक पृष्ठ के लिए डी फाई का मान EDA सब पृष्ठ के लिए बराबर आएगा। पूरे पृष्ठ के लिए ज्ञात करना तो क्या कर दो, पूरे पृष्ठ का फ्लक्स कितना हो गया, फाई हो गया। तो पूरे पृष्ठ का फ्लक्स फाई हो गया। तो जो छोटे छोटे फ्लक्स अपन को मिल रहे हैं उन सारे के सारे फ्लक्स को अपन जोड़ देंगे, और जोड़ने का मतलब क्या कर दिया, डी फाई। तो फाई बराबर डी फाई का मान कितना है, EDA। और ये 3D स्पेस है, क्लोज सरफेस है। तो क्लोज सरफेस के लिए यहाँ पर अपन एक गोला बना देंगे। इसका मतलब ये जो फ्लक्स आ रहा है वो किसी क्लोज सरफेस के लिए आ रहा है। इसको यदि अपन यहाँ आगे हल करें तो फाई बराबर E को अपन बाहर निकालें क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर E है वो कांस्टेंट है। तो E और क्लोज्ड इंटीग्रल के अंदर क्या दे जाएगा, DA। और फाई बराबर E और DA का जो इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगा, EA। ये फाई बराबर क्या आ गया, EA। अब इस पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड उत्पन्न हो रहा है, उस इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू होती है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। तो इस E के स्थान पर E की वैल्यू रख देंगे और ये स्पेस बन गया एक जिसकी रेडियस R है। तो इसके लिए एरिया है वो क्या होता है, 4 पाई R स्क्वायर। तो अब इसको यदि अपन आगे हल करेंगे तो फाई बराबर अपने पास में क्या बन जाएगा, फाई बराबर E की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, इस इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू आ गई पॉइंट चार्ज के कारण ये वाली, और इसके गुणा में है A। तो A की वैल्यू एरिया है क्या बन जाएगा, 4 पाई R स्क्वायर।
4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो फाई बराबर क्या बच गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये यहाँ पर नेट फ्लक्स आएगा क्लोज्ड सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस के लिए, और ये जो Q है वो रहेगा नेट चार्ज इनसाइड, यानी ये चार्ज है वो उस बंद पृष्ठ के क्या होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। ये गाउस लॉ बन गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यदि आपको एक बंद पृष्ठ दे रखा है और उसके अंदर कोई आवेश दे रखा है, तो उस आवेश को आप डिवाइड कर दीजिए एप्सिलॉन नॉट से, तो गाउस लॉ से वो उस बंद पृष्ठ का क्या बन जाएगा, फ्लक्स बन जाएगा। यहाँ कोई इंटीग्रेशन नहीं करना है, गाउस ने सारी चीजों को आसान कर दिया, गाउस लॉ ने सारी चीजों को इतना इजी कर दिया कि बंद पृष्ठ में कोई आवेश है तो उसको आप डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से, यहाँ पर जो फ्लक्स होगा, तो इस स्थिति में कोई इंटीग्रेशन नहीं करना है। आया यहाँ तक का समझ में? अब देखिए, यदि इस स्फीयर की रेडियस को r से 2r कर दें, बढ़ा दें, तो फिर फ्लक्स का मान कितना होगा? इस गाउस लॉ में साइज की कहीं बात हुई क्या? बंद पृष्ठ का आकार सिर्फ गाउस लॉ में कितना कहा गया कि बंद पृष्ठ के भीतर कोई यदि आवेश है तो उसका फ्लक्स होगा वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। गाउस ने ये नहीं कहा कि वो पृष्ठ इतना है या इससे बड़ा है या इससे और कितना बड़ा लें। इसका मतलब ये हो गया कि यदि ये पृष्ठ होगा, ये पृष्ठ होगा या ये पृष्ठ होगा, तो उस पृष्ठ के लिए फ्लक्स का मान क्या रहेगा, समान ही रहेगा। देखो उसको फील देख के मैं आपको समझाता हूं किस प्रकार से ये होगा। यदि इस पृष्ठ की त्रिज्या को, इस पृष्ठ की रेडियस को r से कितना कर दें अपन, 2r कर दें, तो इस पृष्ठ से जो पॉइंट चार्ज है वो पॉइंट चार्ज से अब जो इलेक्ट्रिकल फील्ड उत्पन्न हो रहा है वो कितनी डिस्टेंस पर उत्पन्न हो रहा है, 2r डिस्टेंस पर उत्पन्न हो रहा है। तो इसका ये जो फ्लक्स होगा, ये यहाँ पर जो अपने मान में आया E बराबर, तो इस E के स्थान पे अपन क्या लिखेंगे, E के स्थान पे लिखेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई, और कितनी डिस्टेंस पर स्थित है ये, 2r पर, तो ये 2r का स्क्वायर कर देंगे और फिर यहाँ से एरिया निकालेंगे। तो इस एरिया का मान कितना हो गया, 4 पाई, और 4 पाई r स्क्वायर होता है, लेकिन इसकी जो रेडियस है वो कितनी हो गई, 2r, तो 4 पाई r स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 2r स्क्वायर। तो यदि इस स्फीयर की त्रिज्या को, रेडियस को 2r कर देंगे तो E की वैल्यू ये हो जाएगी, r की स्थान पे 2r आ जाएगा। तो अब यही मान अपन दोनों याद रखेंगे, तो फाई बराबर क्या आ जाएगा, E के स्थान पे E की ये वाली वैल्यू रखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा 2r स्क्वायर, और इसके गुणा में है A की वैल्यू अपन क्या रखेंगे, 4 पाई, और r के स्थान पे इसकी रेडियस कितनी ले ली अपन ने, 2r, तो 2r का स्क्वायर, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 2r स्क्वायर से 2r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो फाई बराबर क्या बन जाएगा, Q बटा एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए इसकी जो रेडियस अपन 2r लेंगे तो इसके लिए भी नेट जो फ्लक्स होगा वो कितना आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर जब अपन पहले रेडियस r ली तो भी इसके लिए नेट फ्लक्स का मान Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये हो गया कि बंद पृष्ठ का की साइज चाहे कितनी हो, आकार चाहे उसका कितना ही हो, नेट फ्लक्स है वो प्रभावित नहीं होगा। यानी साइज ऑफ क्लोज सरफेस डू नॉट इफेक्ट नेट फ्लक्स, यानी कुल फ्लक्स पर जो सरफेस है, पृष्ठ है, उसके साइज, आकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात कुल फ्लक्स ये जो स्फीयर था इसकी रेडियस अपन ने पहले r ली, तो इसके लिए कुल फ्लक्स कितना आया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर इस स्फीयर की त्रिज्या को अपन 2r ले लेते हैं, तो 2r से भी फिर अपन ने यहाँ पर कैलकुलेट किया तो टोटल फ्लक्स कितना आया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये हो गया कि यदि इस फ्लक्स की
की जो साइज है ये रहेगी, या इस फ्लक्स की साइज को अपन बढ़ाकर इतना कर दें तो दोनों साइड से जो फ्लक्स निकलेगा उसका मान Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट रहेगा, यानी साइज ऑफ क्लोज्ड सरफेस ड्यू नॉट इफेक्ट नेट फ्लक्स रहेगा। अब इसको एक छोटे से उदाहरण से मैं और समझाऊं आपको, देखना। इसको अपन समझते हैं। ये एक बंद पृष्ठ है, फिर इसकी साइज इस प्रकार से कर दी, यानी अभी इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, r है, फिर ये रेडियस इसकी कितनी हो गई 2r, और फिर इसकी रेडियस को अपन ने बढ़ाकर कितना कर दिया 3r, ये इसकी रेडियस हो गई 3r। और इस बंद पृष्ठ के अंदर एक पॉइंट चार्ज q रखा है, तो गाउस लॉ से इस पृष्ठ से निर्गत जो फ्लक्स होगा फाई बराबर वो कितना होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस बात को अपन ऐसे भी कह सकते हैं, ये गाउस नियम ने नहीं कहा, समझने के लिए अपन स्वयं कह रहे हैं कि इस पृष्ठ से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये समझने के लिए अपन कह रहे हैं कि इस पृष्ठ से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखना कि इस पृष्ठ से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर निकलेगा तो वही फ्लक्स इस पृष्ठ से भी तो बाहर निकलेगा, और वही फ्लक्स फिर इस पृष्ठ से भी बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब हो गया कि जो फ्लक्स इस पृष्ठ से निकल के जा रहा है वही फ्लक्स इससे भी पार कर जाएगा, और वही फ्लक्स इस पृष्ठ से भी क्या होगा पार कर जाएगा, जो कि प्रत्येक पृष्ठ के आकार क्या है अलग अलग है, साइज क्या है अलग अलग है। इसलिए ये इस चीज पर डिपेंड नहीं करेगा कि उस पृष्ठ का आकार कितना है, प्रत्येक पृष्ठ से जो फ्लक्स बाहर निकलेगा, यहाँ से जो फ्लक्स है ऐसे बाहर निकलेगा इस प्रकार से, तो यहाँ से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये ऐसे बाहर निकलेगा तो वही इसका पार कर जाएगा, और फिर आगे बढ़ता हुआ इसको भी क्या होगा पार करके इससे भी क्या होगा ऐसे बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से ये बाहर निकल जाएगा, और कौन निकलेगा फ्लक्स बाहर निकलेगा, तो तीनों स्पेस को वो क्या होगा पार करता हुआ बाहर निकल जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि बंद पृष्ठ से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स बाहर निकलता है, बाहर निकलता है। बंद पृष्ठ से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है वो बाहर निकलेगा। अब इस चीज को और अपन फील करते हैं, जैसे यहां पर एक क्यूब बनाया, ये एक क्यूब हो गया, इस क्यूब के अंदर कोई आवेश रखा गया है Q। एक सिलेंडर बनाया यहां पर, इस सिलेंडर के अंदर कोई आवेश रखा गया है Q, और यहां एक ये आकृति बनाई, इसके अंदर एक आवेश रखा गया है Q। तो इन तीनों पृष्ठ से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स बाहर निकलेगा, यानी यहां से जो फ्लक्स बाहर निकलेगा वो फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। वो यहां से बाहर निकल जाएगा, इधर से बाहर निकल जाएगा, ऐसे बाहर निकल जाएगा, इस प्रकार से बाहर निकल जाएगा। ये फ्लक्स इस प्रकार से बाहर निकलेगा। इस पृष्ठ से भी कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, Q आवेश है इसके भीतर, तो फाई बराबर क्या होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी इस प्रकार से फ्लक्स बाहर निकल जाएगा, इधर से बाहर निकलेगा। प्रत्येक पृष्ठ से ये फ्लक्स क्या होगा ऐसे बाहर निकलेगा, और प्रत्येक पृष्ठ से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा इस प्रकार से, प्रत्येक पृष्ठ से जो इस पृष्ठ से निकलेगा वही इस पृष्ठ से निकलेगा, उतना ही फ्लक्स इस प्रत्येक पृष्ठ से क्या होगा बाहर निकलेगा। इस प्रकार से प्रत्येक पृष्ठ से फ्लक्स बाहर निकलेगा। यहाँ की बात करें तो यहाँ से भी वो फ्लक्स इस प्रकार से क्या होगा बाहर निकलेगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि इसका आकार के अलावा इसकी आकृति कैसी भी हो तो जो कुल फ्लक्स होगा वो आकृति पर भी निर्भर नहीं करेगा। अर्थात शेप ऑफ क्लोज्ड सरफेस डू नॉट अफेक्ट नेट फ्लक्स। अर्थात बंद पृष्ठ की अर्थात कुल फ्लक्स नहीं करता है।
यानी सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए कि वो पृष्ठ है वो बंद होना चाहिए और उसके अंदर क्या होना चाहिए, क्यू चार्ज होना चाहिए। इसके अलावा गाउस लॉ से जो कुल फ्लक्स होगा वो उसकी साइज और शेप किसी पर भी निर्भर नहीं करेगा। प्रत्येक पृष्ठ के लिए और प्रत्येक आकृति के लिए फ्लक्स जो बाहर निकलेगा वो सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन से नॉट बाहर निकले। यानी ये जो फ्लक्स हो रहा है वो Q अपॉन क्या हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट। ये जो फ्लक्स होगा सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड सरफेस के लिए, क्लोज्ड सरफेस यानी 3D के अंदर, जैसे घन है, क्यूब है, सिलेंडर है, इस प्रकार से गोला है उनके लिए। और ये जो Q है सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, नेट चार्ज इनसाइड, यानी उस बंद पृष्ठ के अंदर का जो आवेश होगा वो अपन को काम में लेना है। तो यहां से एक निष्कर्ष ये निकल गया कि जैसे ये एक बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं है, बाहर एक आवेश है Q। तो इस Q आवेश के कारण इस बंद पृष्ठ से कोई फ्लक्स निर्मित होगा क्या, उस बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान कितना होगा, 0 होगा। क्योंकि गाउस नियम क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान ये होता है जहां पर ये जो Q है वो नेट चार्ज है इनसाइड, अंदर वाला। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि बंद पृष्ठ के बाहर जो आवेश होगा उसका उस पृष्ठ के भीतर निकलने वाले फ्लक्स से कोई लेना देना नहीं होगा। जैसे देखो फील करवाता हूं कि ये 0 किस प्रकार से आया। जैसे ये यहाँ पर एक Q आवेश है और एक इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इस प्रकार से निकल रही है, इस प्रकार से ये एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ठीक है। ये Q चार्ज यहाँ पर है और अब यहाँ से अपन ये बात करें, अपन को इसके पृष्ठ की आकृति पर यह ध्यान देना है, ये यहाँ से ज्ञात करें, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है इस प्रकार से E वेक्टर। अब इसका ये अल्फांस क्या हो गया, dA हो गया। एक अल्फांस यहाँ वाला लेना है अपन को, ये भी dA हो गया। तो यहाँ से फ्लक्स अपन ले लेंगे कितना, φ1, और यहाँ का फ्लक्स अपन ले लेंगे कितना, φ2। अपन को ये अंदर वाला नहीं लेना है, ठीक है। अब यहाँ से अल्फांस क्षेत्रफल की अपन दिशा दर्शाएं तो यहाँ पर एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। तो यहाँ से एरिया वेक्टर की दिशा हो जाएगी इस प्रकार से। इसी प्रकार से इसके लिए लेंगे तो यहाँ पर भी एरिया वेक्टर इसी प्रकार से होगा। और यहाँ पर एरिया वेक्टर लेंगे तो अंदर की ओर वाले नहीं लेंगे, बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ के लिए सिर्फ अलाउ है एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड वाली। तो यहाँ से इस एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो ये हो जाएगी और क्या हो जाएगा, dA वेक्टर। अब यहाँ का फ्लक्स ज्ञात करो आप, फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, E cos थीटा। यहाँ पर देखो dA वेक्टर इस दिशा में है और इस अल्फांस के लिए एरिया वेक्टर इस दिशा में है। तो यहाँ पर dA वेक्टर, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो वेक्टर है वो परस्पर क्या है, विपरीत दिशा में है। इसलिए यहाँ का जो थीटा बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का। तो यहाँ पर φ1 बराबर क्या आ जाएगा, EDA और cos 180 डिग्री। तो φ1 बराबर cos 180 का मान कितना हो गया, -1। तो EDA ये फ्लक्स आ गया इस अल्फांस क्षेत्रफल के लिए। अब इस अल्फांस के लिए फ्लक्स ज्ञात करें तो इसके लिए भी फ्लक्स कितना होता है, φ2 बराबर, फॉर्मूला क्या बनेगा, EDA cos थीटा, EDA cos थीटा। अब यहाँ पर देखना एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन के अनुदिशी है। तो यहाँ पर जो थीटा बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। तो φ2 बराबर क्या बन जाएगा, EDA और cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1। तो φ2 बराबर कितना आ जाएगा, EDA और cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1। अब इस पूरे पृष्ठ का फ्लक्स अपन ज्ञात करेंगे तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई बराबर φ1 प्लस φ2। तो फाई बराबर φ1 प्लस φ2 का टोटल योग करेंगे तो EDA ये प्लस का है, ये EDA माइनस का है, टोटल योग कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
ये टोटल फ्लक्स। तो किसी भी बंद पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं है, उसके बाहर यदि कोई आवेश है तो इस Q आवेश के कारण इसके अंदर किसी प्रकार से कोई फ्लक्स है वो निर्मित नहीं होगा। तो यहाँ का एक जो महत्वपूर्ण बिंदु आ गया कि किसी बंद पृष्ठ के यानी कहने का अर्थ यह हो गया कि बंद पृष्ठ के भीतर यदि आवेश शून्य है, आवेश नहीं है, तो उसका फ्लक्स भी कितना होगा, शून्य होगा। अर्थात इसको अपन दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि बंद पृष्ठ के भीतर आवेश शून्य है, बंद पृष्ठ के भीतर आवेश शून्य है तो फाई बराबर 0 होगा। फाई का मान भी कितना होगा, 0। ये बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ के अंदर Q1 और Q2 आवेश है, तो यहां से जो फ्लक्स निकलेगा वो क्या निकलेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। और ये Q क्या है, नेट चार्ज इनसाइड। और इस पृष्ठ के अंदर दो आवेश है Q1 और Q2, तो नेट चार्ज का मतलब कुल आवेश यहाँ कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 बटा एप्सिलॉन से नोट। तो फिर इस पृष्ठ से जो फ्लक्स होगा वो इस प्रकार से बाहर निकलेगा। तीसरा पॉइंट ये देखना कि ये एक बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ के अंदर Q1 एक आवेश Q2 और एक यहाँ पर एक Q3 आवेश स्थित है। और अब इसका यदि अपन को फ्लक्स ज्ञात करना है, यहां पर एक एरिया वेक्टर इस प्रकार से है dA और ये E वेक्टर। अब यहां का यदि अपन को फ्लक्स ज्ञात करना है तो यहां का फ्लक्स क्या होगा, फाई बराबर Q1 प्लस Q2 बटा एप्सिलॉन नॉट, यही होगा। लेकिन यदि इस फाई को अपन बराबर में लिखें क्लोज सरफेस E सदिश डॉट dA सदिश, ये भी होगा। तो इस फाई का मान Q1 प्लस Q2 बटा एप्सिलॉन नॉट इक्वल में आ जाएगा। फाई की एक वैल्यू ये भी होती है। तो यदि इस फाई की वैल्यू अपन इस E से ज्ञात करेंगे तो ये E क्या है, केवल Q1 प्लस Q2 से लेंगे या Q1 Q2 और Q3 से लेंगे। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड निकलेगा वो सिर्फ Q1 और Q2 से नहीं होगा, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो Q3 से भी क्या होगा, निकलेगा। तो यहां से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो इन तीनों आवेश से होगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड अपन जब ज्ञात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड सभी आवेश से ज्ञात करनी है, चाहे वो इनसाइड हो चाहे वो आउटसाइड हो। तो यहां मैं लिख देता हूं कि E जो है रिजल्टेड इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू all charge both inside and outside। यानी ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है यदि सिर्फ आवेश से ज्ञात करेंगे तो Q1 प्लस Q2 बटा एप्सिलॉन नॉट ही होगा। यदि अपन को फ्लक्स आप इस समीकरण से ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड अपन ज्ञात करेंगे वो आपको रिजल्टेड इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू ऑल चार्ज, सभी आवेश से ज्ञात करनी है, चाहे वो आवेश इनसाइड वाले हो चाहे वो आवेश आउटसाइड वाले हो, अंदर और बाहर दोनों वाले आवेशों से आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड ज्ञात करनी है। आ गए यहां तक का समझ में? तो ये अपना गाउस लॉ था। अब इससे संबंधित अपन कुछ प्रश्न करते हैं। अब जैसे एक ही सिलेंडर दे रखा है अपन को और इस सिलेंडर के भीतर एक आवेश रखा गया है Q, एक Q चार्ज रखा गया है और इस सिलेंडर की लंबाई कितनी दे दी अपन को, L/2, यानी सिलेंडर की लंबाई कितनी है, L/2। और अब पूछ लिया कि इसका फ्लक्स ज्ञात कीजिए, क्या फ्लक्स होगा। फाइंड द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स ड्यू टू सेमी सिलेंडर। फाइंड द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स ड्यू टू सेमी सिलेंडर। एक ये सिलेंडर दे रखा है, इसकी लंबाई L/2 है, इसके भीतर एक आवेश रखा गया है।
यहां से अपन को फ्लक्स ज्ञात करना है। तो गाउस लॉ क्या कहता है कि बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स, ये L/2 है, इसकी सिमेट्री बनाओ आप पहले, इस सिलेंडर को पूरा करो। तो इस सिलेंडर को अपन इस प्रकार से पूरा कर सकते हैं। ये आधा सिलेंडर दे रखा था, इसको यहां से अपन ने L/2 करके पूरा ले दिया। यदि ये इलेक्ट्रिक सिलेंडर इस प्रकार से होता, इसकी ये लंबाई L/2 ये और हो गई, तो टोटल इसकी लंबाई कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक की L। अब यदि ये सिलेंडर इस प्रकार से होता, पूरा सिलेंडर अपन ने यहाँ से बना दिया, तो अब ये पूरा का पूरा क्या बन गया, क्लोज्ड बन गया, फाई क्लोज्ड सिलेंडर, क्लोज Q/ε0। तो सिर्फ इस नीचे वाले, अब ये इससे जो फ्लक्स बाहर निकलेगा वो फ्लक्स इस प्रकार से बाहर निकलेगा, इस प्रकार से ये फ्लक्स बाहर निकलेगा। पूरे के पूरे सिलेंडर से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, आधा फ्लक्स ऊपर से बाहर निकलेगा, आधा फ्लक्स है वो नीचे वाले सिलेंडर से बाहर निकलेगा। तो सेमी सिलेंडर के लिए कितना फ्लक्स बाहर बन जाएगा, फाई सेमी सिलेंडर। सिलेंडर के लिए फ्लक्स कितना होगा भाई, आधा सिलेंडर दे रखा है, इसके आधा ऊपर बना के सिमेट्री अपने पूरी कर ली, पूरा बंद पृष्ठ बना लिया। तो गाउस नियम से पूरे के सिलेंडर के लिए फ्लक्स कितना बाहर निकला, Q/ε0। तो सिर्फ इस आधे सिलेंडर से कैसा फ्लक्स बाहर निकलेगा, आधा बाहर निकलेगा, तो Q/ क्या हो जाएगा, 2/ε0। ये इस सिलेंडर से फ्लक्स का माना जाएगा। सिमेट्री बनाओ आप पहले, उसके पूरा का पूरा बंद पृष्ठ बनाओ, और फिर उस पूरे बंद पृष्ठ में से जिस पृष्ठ का पूछा गया है आप उसी पृष्ठ का ज्ञात कर लीजिए। पहले पूरी सिमेट्री बना के, पूरा बंद पृष्ठ बना के, गाउस लॉ लगा के पूरे गाउस से टोटल फ्लक्स ज्ञात कर लो। फिर जिस आधे पृष्ठ से जिस फ्लक्स से पूछा गया है आप उसे ज्ञात कर लो। तो सिर्फ अपन को इस आधे L/2 सिलेंडर से पूछा गया था, तो आधे सिलेंडर से कितना निकला, 2/ε0 निकल गया। पूरे से Q/ε0 है, तो आधे से कितना हो गया, Q/2/ε0। ऐसा एक प्रश्न और है, देखें आप, एक प्रश्न, ये एक बंद प्रश्न दे दिया, ये हाफ प्रश्न दे रखा है, इसके भीतर यहाँ पर एक Q आवेशक आ गया है। अब इससे टोटल फ्लक्स अपन निकालेंगे, फाई क्लोज्ड, क्लोज। तो यदि ये सरफेस ऐसा होता, इसकी अपन सिमेट्री बना के इसको पूरा कर देते हैं, ये इस प्रकार से होता, ये इस प्रकार से होता, तो पूरा का पूरा एक बंद पृष्ठ बन जाता, और पूरे के पूरे बंद पृष्ठ से जो फ्लक्स बाहर निकलता वो फ्लक्स पूरे फ्लक्स से, इस पूरे पृष्ठ से फ्लक्स है वो इस प्रकार से बाहर निकलता, और किसी भी बंद पृष्ठ से क्लोज सरफेस जो फ्लक्स बाहर निकलेगा वो क्या होगा, Q/ε0 होगा। तो अपन को तो सिर्फ ये हाफ दे रखा था, तो इस हाफ के लिए क्या बन जाएगा, सेमी स्फीयर। इसके लिए क्या होगा, Q/2/ε0। ये पूरा इस प्रकार से है, पूरे से फ्लक्स बाहर निकलेगा, अपन को सिर्फ इस आधे पृष्ठ से पूछा गया है, तो आधा ऊपर से निकल गया, आधा नीचे से निकल गया, तो नीचे वाले आधे भाग के लिए फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, 2/ε0। ऐसे कुछ छोटे छोटे प्रश्न है वो आपको हल करने हैं। ये प्लेट दे दी, इस प्लेट की साइज कितनी दे दी आपको, A, ये A पूरी A दे रखी है। फाइंड द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स ड्यू टू Q फ्रॉम दिस प्लेट। इस प्लेट से आपको फ्लक्स ज्ञात करना है, और ये कह दिया कि इस प्लेट से जो आवेश है वो यहाँ स्थित है, A/2 दूरी पर, A/2 दूरी पर Q आवेश है। ये एक प्लेट दे दी, इस प्लेट से यहाँ से A/2 दूरी पर यहाँ एक आवेश है, इस आवेश के कारण आपको इस प्लेट के लिए फ्लक्स ज्ञात करना है। तो इस
प्लेट से पहले आप एक बंद पृष्ठ का निर्माण करो। इस एक बंद पृष्ठ से देखो सारी भुजाओं का मान ए दे रखा है, तो इस एक प्लेट से एक जो बंद जो सरफेस बनेगा, क्लोज्ड जो सरफेस बनेगा, वो एक क्यूब बन जाएगा। यहां से पहले आप एक क्यूब बनाओ, तो यहां से इसका जो बंद स्फीयर है वो क्या बन जाएगा, जैसे वो प्लेट वापस बनाते निर्माण करें। ये प्लेट थी अपने पास में, अब इस प्लेट से एक घन बनाइए आप, ये एक घन बना अपने पास में, और उस घन से एक बंद पृष्ठ बनेगा। ये बंद पृष्ठ बना, ये एक बंद पृष्ठ बना। अब इसकी भुजा कितनी कितनी रखी थी। अब प्रश्न अपने पास में क्या आता कि इसके इस बिंदु से a/2 दूरी पर, तो यहां से यहां पर एक a/2 दूरी पर, तो ये a/2 दूरी है, तो यहां से यहां की दूरी भी फिर a/2 नीचे भी तो हो जाएगा ना। तो अब इस पूरे के पूरे घन से कितना जो फ्लक्स बाहर निकलेगा, फाई क्लोज्ड, कितना बाहर निकलेगा, Q/ε0। अब देखना Q/ε0 इस पृष्ठ से भी बाहर निकलेगा, Q/ε0 इस पृष्ठ से भी बाहर निकलेगा, Q/ε0 इस पृष्ठ से भी बाहर निकलेगा, Q/ε0 इस पृष्ठ से भी बाहर निकलेगा। घन के 6 फलक हो जाएंगे। जैसे ये यहां पर, यहां से a/2 दूरी है, ध्यान दें, ये जो प्लेट बनाई है वो प्लेट ये बन गई। अब ये घन बन गया, ये घन बन गया, यहां से a/2 दूरी पर यहां पर आवेश स्थित है, यहां पर। तो अब इस घन से क्या होगा, इस फलक से भी इस प्लेट से भी फलक से बाहर निकलेगा, सारे फलक से बाहर निकलेगा। अब वो प्लेट वापस निकालो जो अपन को दे रखी थी, अपन को ये प्लेट दे रखी थी, इस प्लेट से a/2 दूरी पर ये जो आवेश है वो यहाँ स्थित है। a/2 दूरी है, यहाँ से यहाँ तक ही आवेश यहाँ स्थित है। तो यहाँ से यहाँ पर भी a/2 दूरी पर आवेश क्या होगा, यहाँ पर स्थित होगा। तो इस पूरे बंद पृष्ठ का निर्माण किया तो अपन को एक फलक, एक घन मिला। तो इस घन के मध्य भाग में ये आवेश रखा गया। भाई a/2 दूरी पर यहाँ आवेश रखा गया है, तो फिर a/2 दूरी नीचे भी से तो आएगी ना। तो टोटल दूरी कितनी हो गई, ये a दूरी हो गई। इसकी जो भुजा है वो कितनी दे रखी है, a दे रखी है। प्रत्येक फलक की जो भुजा होगी वो a होगी। तो टोटल फलक से कितना हो गया, बाहर निकल गया। अब केवल जो अपन को एक फ्लक्स दे रखा था, एक प्लेट वापस बाहर निकालो जो अपन को दे रखी थी, ये वाली प्लेट अपन को दे रखी थी, और a/2 दूरी पर यहां पर आवेश क्यों रखा गया था, a/2 दूरी पर। तो इस फ्लक्स, इस प्लेट से, तो इस घन की कितनी प्लेट हो गई, एक ऊपर वाली ये वाली हो गई, एक तो एक ये वाली हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये आगे वाली प्लेट और एक पीछे वाली प्लेट। जैसे ये घन हो गया, इस घन की एक प्लेट, एक दूसरी प्लेट ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी प्लेट ये आगे वाली हो जाएगी, छठी प्लेट ये पीछे वाली हो जाएगी। तो घन की कितनी फलक हो गई, 6 हो गए। तो इस एक प्लेट से कितना बाहर निकलेगा, तो टोटल फलक्स निकल रहे हैं। तो इस प्लेट से क्या निकलेगा, अब यहां से फाई ईच फेस, प्रत्येक प्लेट से Q/ε0 है, 6 प्लेट है। तो अपन को सिर्फ इस एक से पूछा गया था, फ्लक्स इस प्रकार से बाहर निकलेगा, और वो कितना निकलेगा, 6 से। इस एक प्लेट के लिए 6 का भाग लगा दिया। भाई ये Q/ε0 ये पूरे के पूरे घन से निकल रहा है। अपन को घन की एक प्लेट दे रखी थी, तो कितने फलक हो गए, 6 फलक हो गए। तो एक से, तो ये जो फलक से पूरे 6 फलक से निकल रहे हैं, तो एक फलक से क्या निकलेगा, Q/ε0। ये प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है। ये यहाँ पर अपन को सिर्फ एक प्लेट दे रखी थी, अपन ने गाउस लॉ लगाने के लिए इस प्लेट से एक घन का निर्माण किया और पूरा एक बंद पृष्ठ बना लिया। बंद पृष्ठ से पूरा फ्लक्स ज्ञात कर लिया, फिर इसकी प्रत्येक फ्लक्स प्लेट के लिए इस प्रकार से ज्ञात कर लिया। लेकिन यदि ये प्रश्न इस प्रकार से भी दिया हुआ रहेगा, ये क्यूब सीधा सा ये क्यूब दे दिया और इस क्यूब के इस भाग पर ये क्यू आवेश दे दिया, और अब आपको ये पूछा जाएगा कि इस फेस के लिए, इस प्लेट के लिए फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो टोटल
फ्लक्स होगा वो पूरी की पूरी प्लेट के लिए कितना आएगा, फाई क्यूब, पूरे के पूरे क्यूब के लिए कितना आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिर्फ इस एक प्लेट के लिए फाई का मान कितना आएगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 6 फलक हो गए, सिर्फ इस एक पृष्ठ के लिए अपन को पूछा गया है तो 6 का भाग लगा देंगे, क्योंकि जो फ्लक्स निकलेगा वो सभी पृष्ठ से समान रूप से बाहर निकलेगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से एक प्लेट के लिए, तो ये प्रश्न एक प्लेट के रूप में भी हो सकता है या पूरा पूरा घन देके इस एक प्रश्न से भी पूछा जा सकता है, दोनों से ये आंसर क्या रहेगा, समान रहेगा। ये इस अंगुली पर आवेश रखा है, इससे अपन एक बंद पृष्ठ का निर्माण करेंगे। तो यहां से एक क्यूब इसको घेरेगा, एक क्यूब ये हो गया, अभी ये सिमेट्री नहीं बनी, यहां से एक क्यूब इधर से आके घेरेगा इसको, देखना इस प्रकार से, ये जिस प्रकार से दो। अब एक क्यूब इधर से आएगा, एक क्यूब पीछे से आएगा, एक क्यूब ऊपर से आएगा और एक क्यूब नीचे से भी आके इसको घेरेगा। तो बंद पृष्ठ का इस प्रकार से क्या होगा, निर्माण होगा। इस प्रकार से है ये एक पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ इस प्रकार से है, बाकी के जो घन होंगे वो इसको इस प्रकार से आके घेरेंगे, एक ऊपर से, नीचे से, दाएं और बाएं से। तो कुल मिला के 8 क्यूब इसको कोने पर रखे आवेश को घेरेंगे, तो एक क्या होगा, बंद पृष्ठ बनेगा। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि यदि, ये मैं नोट लिख रहा हूं, इसको आप याद सा रख लेना, क्योंकि इस प्रकार की सिमेट्री अभी जैसे मैंने बना के दिखाई आपको, यदि तो एक आवेश है वो इधर से आएगा, एक इस प्रकार से आएगा, एक इस प्रकार से और एक इस प्रकार से, 4 आवेश ये हो गए। तो फिर आगे से और पीछे से भी तो घेरेंगे ना इसको, ये तो टोटल कितने हो गए, 8 घन है वो क्यू आवेश को घेर के एक बंद पृष्ठ बनाएंगे। तो उस पूरे के पूरे बंद पृष्ठ से, मतलब एक आवेश आप इधर से बनाओ, एक घन इधर से आएगा इस प्रकार से, एक घन आगे से निकलेगा, एक पीछे से निकलेगा, इस प्रकार से करके 8 घन बनाएंगे। तो फाई जो क्लोज्ड सरफेस होगा, क्लोज्ड होगा, वो क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अपन को सिर्फ इस एक के लिए पूछा गया है, तो फाई ईच क्यूब, प्रत्येक क्यूब से कितना होगा, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। 8 घन को घेरने से बंद पृष्ठ बनेगा कब, जब क्यू आवेश रखा गया है यहाँ पर, तब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट उस पूरे के पूरे बंद पृष्ठ से निकलेगा, इस प्रकार से चारों तरफ से निकलेगा, आगे पीछे से। तो प्रत्येक घन से कितना निकलेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन से नॉट। इसी प्रश्न को इस प्रकार से दिया जा सकता, आवेश यहां कोने पर रखा गया है, कोने पर आवेश रखा गया है और इस पृष्ठ के लिए पूछा गया है अपन को। इस बार पूरे घन से नहीं पूछकर घन की इस पृष्ठ से पूछा गया है, ठीक है। तो देखना, यदि घन को 8, यदि आवेश यहां पर स्थित है इस कोने पर और एक फलक से बंद कर दिया, तो 8 इसको इस प्रकार से घन घेरेंगे, तो प्रत्येक घन के सिर्फ 3 फ्लक्स से बाहर निकलेगा। तो यानी पूरे के पूरे फ्लक्स से जो फाई निकलेगा वो कितना निकलेगा, क्यू अपॉन इस एक फ्लक्स से जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, एप्सिलॉन नॉट। अब सिर्फ इसके 3, ये पूरा घेरा हुआ है तो 3 पृष्ठ से बाहर निकलेगा। तो एक पृष्ठ से बाहर कितना निकलेगा, फाई बराबर क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक घन के, सॉरी यहाँ पर 8 है, 8 एप्सिलॉन नॉट, और एक घन के सिर्फ 3 पृष्ठ से ही बाहर निकलेगा। तो एक पृष्ठ के लिए यहाँ पर 3 का भाग लगा देंगे, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। तो इस फ्लक्स से, इस पृष्ठ से जो फ्लक्स बाहर निकलेगा वो ये हो जाएगा। कई यहाँ पर ये गलती कर देते हैं कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एक फ्लक्स से बाहर निकल रहा है, इस प्लेट से बाहर निकलेगा तो फलक की कितने, घन की कितनी फलक हो गई, 6 फलक हो गए। तो एक फलक के ज्ञात करने के लिए ये यहाँ पर 6 से इसको भाग लगा देते हैं, 6 से भाग लगेगा तो क्यू अपॉन कितने हो जाएंगे, 48 एप्सिलॉन नॉट। ये गलत हो जाएगा क्योंकि इस घन को 8 घन घेर रखे हैं, तो कुछ भुजाएं क्या हो जाएगी, उन घन द्वारा कवर्ड हो जाएगी, ढक ली जाएगी। तो 3 फ्लक्स से ही बाहर निकलेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
इसका थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। यहाँ इस पृष्ठ से थीटा कोण बना के ये यहाँ इस पृष्ठ पर एक क्यू दे रखा है, जो सेमी वर्टुअस एंगल इसका कितना है, फाई है, ये थीटा कोण पर है ये। अब इसके लिए फ्लक्स कितना होगा, फाई कोण, इस कोण के लिए ज्ञात करना है आपको। इसका बंद पृष्ठ बनाए तो देखो ये इस बंद पृष्ठ इस प्रकार से बन जाएगा, इसका ये गोला बना, और यहां से इस प्रकार से इसको खींच के बाहर निकालो। सिर्फ अब अपन को इस पूरे के पूरे स्पेस से नहीं पूछा है, पूरे के पूरे स्पेस से पूछता तो फाई स्फेयर के लिए मान कितना आता, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता, स्फेयर पूरे के पूरे स्पेस के लिए। लेकिन अपन को सिर्फ यहां से निकलने वाला फ्लक्स पूछा है, सिर्फ ये यहां से निकलने वाला ये फ्लक्स अपन को पूछा गया है कि यहाँ से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। और ये भी ध्यान रखना कि ये इसके सेमी वर्टुअस एंगल से थीटा कोण पर स्थित है, तो फाई कोण जो है वो इसका समीकरण, सिर्फ सूत्र याद रखना, इसको अपन एक नेक्स्ट वीडियो में ज्ञात करेंगे। समीकरण किस प्रकार से आया, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। यदि फाई आवेश किसी पृष्ठ के कोण पर स्थित है तो कोण से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो इस सूत्र द्वारा दिया जाएगा। पूरे के पूरे फ्लक्स से निकालते अपन, पृष्ठ से निकालते तो पूरे के पूरे पृष्ठ से ये निकलता गाउस लॉ से, लेकिन अपन को सिर्फ इस फाई कोण से निकलने वाला फ्लक्स पूछा गया है, तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस थीटा। ये आपको सूत्र याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका एक वीडियो बनाएंगे जिसमें ये सूत्र अपन क्लियर करेंगे किस प्रकार से आया। अभी आप इतना याद रखना कि कोण से जो फ्लक्स निकलेगा वो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस थीटा उत्पन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक सिलेंडर दे रखा है जिसकी लंबाई 2r दे रखी है, इसकी रेडियस दे रखी है r, और इसके सेंटर पर एक Q आवेश स्थित है। फाइंड द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स ड्यू टू Q थ्रोट कवर्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर। इसके कर्व्ड सरफेस से अपन को इसका फ्लक्स ज्ञात करना है। कर्व्ड सरफेस का मतलब ये सिलेंडर है अपने पास में, इसको अपन ऐसे बना सकते हैं, ये सिलेंडर है, यहां पर एक Q आवेश रखा गया है, तो यहां से यहां की दूरी कितनी हो गई, इसकी r हो गई, और यहां से यहां तक की भी दूरी कितनी हो गई, r हो गई। टोटल अपन को दूरी 2r दे रखी थी, इसकी रेडियस दे रखी है कितनी, r। अब कवर्ड सरफेस का अपन को इलेक्ट्रिकल फ्लक्स ज्ञात करना है, मतलब ये फ्लक्स इस प्रकार से बाहर निकलेगा, यहां से बाहर निकलेगा, इस प्रकार से बाहर निकलेगा। ये वाला फ्लक्स अपन को नहीं ज्ञात करना है, अपन को जो पूछा गया है फ्लक्स वो सिर्फ इस कवर्ड सरफेस का पूछा गया है, इसका। तो पूरे के पूरे सिलेंडर से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, गाउस लॉ से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप इस सिलेंडर से यहाँ वाला फ्लक्स निकाल दो, अपन को ये नहीं पूछा गया है, ये वाला फ्लक्स अपन निकाल देंगे तो इस पृष्ठ का फ्लक्स बच जाएगा, वो फ्लक्स अपन को ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखना, अब देखो ये इस प्रकार से ये फ्लक्स निकलेगा, तो ये रेडियस कितनी है इसकी, r है, ये यहाँ से ये डिस्टेंस ये बन गई इतनी, ये यहाँ पर इस बिंदु पर आवेश है, तो ये वाला जो एंगल है वो कितने डिग्री का बन जाएगा, ये 90 का हो गया, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का बन गया, 45 डिग्री का बन जाएगा। इसी प्रकार से ये देख लीजिए आप, ये रेडियस कितनी है इसकी, r है, तो ये वाला एंगल जो बनेगा यहाँ से वो कितने का बन जाएगा, 45 डिग्री का बन जाएगा। यानी इस दोनों फेस का जो सेमी वर्टुअस एंगल है वो 45 डिग्री हो गया। तो अब अपन ने इससे पहले वाले प्रश्न में पढ़ रखा है कि जो फ्लक्स है वो कोण के लिए कितना डिग्री बनता है, कोण के लिए जो फ्लक्स बनता है वो अपन ने अभी पढ़ रखा है कि Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर थीटा कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है, तो 5 कोण Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 45 डिग्री, तो 5 कोण Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 45 का मान कितना हो गया, 1/√2, 1/√2 बन गया। ये इस कोण से निकलने वाला फ्लक्स हो गया, यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स ये हो जाएगा, इतना ही फ्लक्स है, फिर इस कोण से निकलेगा,
तो दोनों कोण से कितना फ्लक्स निकल जाएगा, फाई 2 कोण, इन दोनों कोण से निकलने वाला, तो एक कोण से निकलने वाला इतना फ्लक्स और इतना ही फ्लक्स इस कोण से निकलेगा, तो टोटल फ्लक्स के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाई 2 कोण बराबर कितना आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/√2, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ये दो कोण से निकलने वाला फ्लक्स, और फाई जो है वो सिलेंडर से जो फाई है वो कितना निकलेगा, गाउस लॉ से फाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। अब अपन को सिर्फ इस कवर्ड फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, कवर्ड सरफेस का फ्लक्स ज्ञात करना है, इस फ्लक्स का ज्ञात करना है कि यहाँ से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो पूरे सिलेंडर से जो फ्लक्स है उसमें से ये यहाँ वाला और यहाँ वाला फ्लक्स अपन बाहर निकाल देंगे, घटा देंगे। तो पहले फाई एप्सिलॉन नॉट लिखा वो गलत था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 कोण से कितना आ रहा है, Q बटा एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/√2। तो यहाँ से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बच जाएगा 1, और यहाँ से क्या बच जाएगा 1 माइनस 1/√2। अब इसको यहाँ से आगे हल करें तो फाई कवर्ड सरफेस बराबर क्या बन जाएगा, Q एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर देखो 1, फिर ये 1 माइनस से गुणा होगा, तो 1 माइनस 1 माइनस और माइनस प्लस 1/√2, प्लस माइनस 1 कैंसिल, तो ये यहाँ पर 1/√2 बन जाएगा। ये कवर्ड सरफेस से फ्लक्स बाहर निकलेगा। ये जो फ्लक्स होगा वो इस कवर्ड सरफेस से क्या होगा, बाहर निकलेगा। प्रश्न दे रखा है, फाइंड द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स ड्यू टू Q थ्रू कवर्ड सरफेस ऑफ कंटेनर। इस प्रश्न के लिए ज्ञात करना है, कवर्ड सरफेस के लिए ज्ञात करना है, मतलब यहाँ से जो फ्लक्स कितना निकल रहा है वो उस फ्लक्स की अपन को गणना करनी है कि अपन को ये वाला फ्लक्स पूछा गया है। तो पूरे के पूरे जो प्रश्न है उससे फाई जो कितना निकलेगा, फाई कंटेनर कितना निकलेगा, गाउस लॉ से Q अपॉन एप्सिलॉन से नॉट। अब आपको सिर्फ इस कवर्ड सरफेस वाला ये वाला फ्लक्स पूछा गया है कि इसे इस प्रश्न से कितना निकल रहा है वो नहीं पूछा गया है। तो ये यहाँ से ये वाला फ्लक्स अपन निकाल देंगे, ये वाला जो फ्लक्स है ये वाला फ्लक्स आप घटा दो, पूरे पृष्ठ में से जो ये फ्लक्स निकल रहा है उस फ्लक्स में से यहाँ से ये वाला फ्लक्स आप निकाल दो। तो इसकी जो रेडियस है वो रेडियस कितनी दे रखी है, r दे रखी है, और h हाइट नीचे ये यहाँ पर h है, और h दूरी तक नीचे यहाँ पर Q आवेश स्थित है, और ये यहाँ पर इसका थीटा वर्टियस एंगल बन रहा है। थीटा कितने डिग्री का बन रहा है वो अपन को पता नहीं है, तो थीटा ये वाला अपन यहाँ से ये कितना जो फाई निकल रहा है उसको पूरे फाई में से घटा देंगे, तो ये वाला फ्लक्स है वो अपने पास में आ जाएगा। तो फाई कोण से कितना फ्लक्स बाहर निकलता है पता है, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos थीटा। अब यहाँ थीटा कितने डिग्री का है अपन को पता नहीं है, cos थीटा अपन यहाँ से निकाल लेते हैं, इसको बिंदु O दें, इसको यहाँ पर P दें और यहाँ पर Q दें, तो समकोण त्रिभुज बन रहा है OPQ में। OPQ में अपन cos थीटा ज्ञात कर सकते हैं, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और कोस थीटा आधार बटा कर्ण है, तो कोस थीटा बराबर आधार, थीटा ये है तो आधार ये बन जाएगा जो अपने पास में h है, और कर्ण अपने पास में ये बन जाएगा। कर्ण वाली भुजा का मान अपने पास में नहीं है, तो इस भुजा को पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, तो इस भुजा का जो मान है वो क्या आएगा, पाइथागोरस प्रमेय से अंडर कर्ण अपन को ज्ञात करना है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कहने का मतलब कि r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर आ जाएगा। अब ये कर्ण का मान हो गया, तो आधार कितना है अपने पास में h है, थीटा ये है तो आधार ये हो गया, और 90 डिग्री यहाँ बन रहा है तो ये कर्ण बन गया, तो कर्ण वाली भुजा है वो कितनी हो गई, अंडर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो फाई कोण का कितना मान आ गया, फाई कोण Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस थीटा। कोस थीटा का जो मान है वो कितना आया, h बटा अंडर
आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कितने हो गए? अब गाउस लॉ से पूरे कंटेनर से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अपन को सिर्फ इस कवर्ड एरिया का मान पूछा है, कवर्ड सरफेस का फ्लक्स पूछा है, तो अपन इस फ्लक्स से इस पृष्ठ से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है वो पूरे फ्लक्स से निकाल देंगे, तो बाकी जो फ्लक्स बचेगा वो इस पृष्ठ से बाहर निकल जाएगा। तो अपन को फाई कवर्ड सरफेस पूछा गया है, कवर्ड सरफेस, तो कितना हो जाएगा? फाई कंटेनर माइनस फाई कोण। तो फाई कंटेनर का मान कितना आ रहा है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई कोण का मान कितना आ रहा है? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एच बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये जो फ्लक्स होगा वो इस कंटेनर के कवर्ड सरफेस से बाहर निकलेगा। पूरे फ्लक्स में से यहाँ कितना फ्लक्स निकल रहा था वो अपन ने घटा दिया, अब जो ये फ्लक्स बच रहा है वो इस कवर्ड सरफेस से क्या होगा? बाहर निकलेगा। इस प्रकार से ये गाउस नियम और इससे संबंधित है वो इस प्रकार की जो प्रश्न है वो यहाँ पर समाप्त हो गए। जो आगे किसी कंपटीशन की, एनडीए की, नीट की, इनकी तैयारी कर रहे हैं उनको इस प्रकार के प्रश्न है वो भी हल करने हैं। ये बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, तो जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ इस वीडियो की शुरुआत को देखें, थ्योरी और डेफिनेशंस को देखें, और जो हल्के न्यूमेरिकल है, जो इजी न्यूमेरिकल है, उन न्यूमेरिकल्स को हल करें। आज की क्लास को अपन ये समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में गाउस लॉ के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। सिलेंडर के लिए, एक लाइनर वायर के लिए, सरफेस के लिए किस प्रकार से विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात किया जा सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।